हेलो नेट एस्पिरेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले हमने जो भी हमारी इकोनॉमिक्स का जो भी हमारा सिलेबस था उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। अभी हम करते हैं हमारा फर्स्ट पेपर के बारे में कि फर्स्ट पेपर सबका कॉमन होता है, चाहे सेकंड सब्जेक्ट कोई भी हो। तो आज हम उसके जो सिलेबस है उसको बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करेंगे, बिल्कुल डीपली जाके कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कौन सा हम स्किप कर सकते हैं और क्या क्या हमें इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना चाहिए। पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उन सब तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप लास्ट तक वीडियो नहीं देख सकते तो बिल्कुल भी ये शुरू में भी मत देखें, क्योंकि लास्ट तक देखोगे तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। बीच में छोड़ने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आज हम देखते हैं कि हमारी जो 10 यूनिट हैं, फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट पूछी जाती हैं और जो हमारे क्वेश्चन होते हैं 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो आप ये समझते हो कि हर यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन हैं वो आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कई बार हमारे किसी यूनिट से 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, किसी से कई बार 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसी के साथ हम बताना चाहते हैं कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अगर हमारा 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 नंबर का हमारा फर्स्ट पेपर आएगा और 200 नंबर का हमारा सेकंड पेपर आता है। तो ये है हमारा क्राइटेरिया। इसी के साथ हमारा एक पैसेज आता है, हम बता देते हैं अभी, एक मिनट रुको। एक हमारा पैसेज आता है जिसमें कि एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन होंगे, आपको पढ़ के उसको सोल्व करना है। एक 5 क्वेश्चन का हमारा DI आता है, जो हमारा रेशो परसेंटेज किसी पे भी डिपेंड हो सकता है। तो 10 नंबर हमारे ये हो गए और 8 यूनिट और अलग से हैं, उनको आज हम सिलेबस आपको बता देंगे कि क्या क्या पूछा जाता है। तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो है उसके द्वारा दिया गया ये सिलेबस हमारा फर्स्ट पेपर का। सब्जेक्ट का नाम है हमारा जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। के बाद आपको टीचिंग में ही जाना है, प्रोफेसर बनोगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे और कई बच्चे हैं वो PhD करेंगे। तो रिसर्च और टीचिंग के प्रति आपका क्या नज़रिया है, क्या एटीट्यूड है, उसी के प्रति ये हमारा टेस्ट करता है कि क्या बच्चे को समझ है कि क्या पढ़ाया जाए। इसमें आप सिर्फ टीचर के पर्सपेक्टिव से सोचना कि एक टीचर अगर आप होते तो आप क्या सोचते, क्या करते उस टाइम। तो आपको एक स्टूडेंट के नज़रिए से नहीं सोचना है, टीचर के नज़रिए से सोचना है। तो आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो ये सोच के करना है कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे अब इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करनी है, क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो आपके जो क्वेश्चन है वो 100% सही हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये स्टार्टिंग में इसका थोड़ा सा दे रखा है कि मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू एक्सेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी। कैंडिडेट की रिसर्च और टीचिंग में क्या कैपेबिलिटी है ये देखना। द टेस्ट एम्स एट असेसिंग द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एज वेल, कि कैसा उसका एप्टीट्यूड है। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस एंड एग्जिस्ट कोग्निटिव एबिलिटी, की संज्ञानात्मक उसकी क्या योग्यता है। विच इंक्लूड कम्प्रीहेंसिव एनालाइज इवेलुएशन अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ क्या है। तो कुल मिला के आर्ग्यूमेंट्स तर्क क्या कर सकता है। कुल मिला के हमारा ये देखा जाता है कि एक टीचर बनने के लायक हो तो आपका जो एटीट्यूड है बच्चों के प्रति वो क्या होगा, क्या आप में इतनी समझ है कि आप टीचर बन जाओ। तो सिर्फ ये हमारी जो एबिलिटी होती है उसकी टेस्टिंग करता है कि ICT में हमें देखता है क्या इसके पास वो स्किल है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज कर सके। रिसर्च में देखता है क्या इसे रिसर्च टूल का ज्ञान है। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या एक स्टूडेंट्स की नीड होती हैं, उन सब का हमें पता होना चाहिए। हायर एजुकेशन को इसलिए सम्मिलित किया गया ताकि हमें जो हमारे है हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा उसके बारे में पता हो। जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं अगर हमें उसका ही ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमारी जो यूनिट की गई हैं वो हमारा सिर्फ टेस्ट के लिए की गई हैं कि क्या हम कैपेबल हैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये इसके बिना आप JRF कभी भी हासिल नहीं कर सकते। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं फर्स्ट सेकंड पेपर हमारा सब्जेक्टिव पेपर हम उसको कर लेंगे हमारा JRF हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हम रियलिटी बता रहे हैं आपको। आपको फर्स्ट पेपर करना ही पड़ेगा और ये बहुत स्कोरिंग होता है। इसका जो सिलेबस है वो हमारे सेकंड पेपर के मुकाबले कम होता है, आप इसको जल्दी ही कर सकते हो। इसलिए
इसको कभी भी स्किप करने के बारे में मत सोचना। हो सकता है कि आपको कई यूनिट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आपको नहीं समझ आ रही, लेकिन उसमें से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं 4-5 जो कि हर बच्चे को समझ में आते हैं, तो आप उनको अच्छे से कर लेना। बिल्कुल तो कोई भी यूनिट नहीं छोड़नी है। अभी हम आपके पास 5th महीने हैं, 5 महीने हैं, तो आप डेली का एक DI और डेली का एक कम्प्रीहेंसिव जो पैराग्राफ है सोल्व करना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ कई बच्चे कहते हैं कि मैं मैथमेटिक्स नहीं आता, अभी से शुरू कर दो, क्योंकि 4-5 टॉपिक ही आते हैं, रेशियो आता है, परसेंटेज आता है, इन्हीं में से आते हैं हमारे। ज़्यादा पूछता नहीं है NTA मैथमेटिक्स डीपली उनके आता है जिनका मैथमेटिक पेपर है या कॉमर्स है सेकंड पेपर। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीप नहीं पूछा जाता जितना आप सोचते हो। 4-5 टॉपिक कर लोगे वही इनफ है। और अभी से आप स्टार्ट कर दोगे तो आपको 5th महीने में क्या आ नहीं सकता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आ सकती। तो इसी के साथ आज हम अपना फर्स्ट यूनिट शुरू करते हैं कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या बताया गया है। फर्स्ट हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, फर्स्ट यूनिट का नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग के बारे में ये, तो हमें टीचिंग क्या है इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये लेवल ऑफ टीचिंग, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, अच्छे से करना। कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। फिर सेकंड हमारा लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक, स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेंस एंड अडल्ट जो युवा होते हैं उनसे छोटे बच्चे एडोलेंस होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, सब प्रकार की, कि उनकी एकेडमिक, सामाजिक, मनोसामाजिक क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की उनमें क्या क्या डिफरेंस, हर बच्चा समान नहीं होता, उनमें कुछ कुछ अलग अलग होती हैं। कोई बच्चा पढ़ने में ज़्यादा स्मार्ट होता है, कई बच्चे की लिखावट अच्छी होती है, तो उनकी डिफरेंस को समझना और उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना, ये इसमें बताया गया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्टिव मटेरियल क्या है, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी क्या है, लर्निंग इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन क्या होना चाहिए। जो भी हमारा इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं एक टीचिंग में, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। हायर लर्निंग के लिए बताया गया है कि टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड मेथड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अगर कुछ समझ ना आए तो ये तो आपको करनी ही है कि एक लर्निंग सेंटर्ड क्या होता है, टीचर सेंटर्ड क्या होते हैं, मेथड्स में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे आता है। 4-5 दे देंगे कि इनमें से कौन सा है बताओ ये जो टीचर सेंटर्ड नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड का पता होना चाहिए, जैसे कि श्योम प्रभा, मुक्स, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए जो कि अभी न्यू आए हैं हमारी टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे यहाँ टीचिंग सपोर्टिव सिस्टम, जैसे कि ट्रेडिशनल, मॉडर्न और ICT बेस्ड। इवेलुएशन सिस्टम से भी हमारा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर बार आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा इवेलुएशन की टाइप्स ऑफ इवेलुएशन क्या है। इवेलुएशन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, जो कि हमारी 2020 के NEP में दिया गया है, CBCS, तो उसको भी करना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कैसे होता है, इनोवेशन, इवेलुएशन सिस्टम, इन सब को हम अपनी टीचिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब इन सब को आपको कवर करना है। फिर हमारी सेकंड यूनिट आती है रिसर्च एप्टीट्यूड। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं आज तक, अब NTA से और आगे हमारे PhD में भी काम आएगी। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में मीनिंग क्या है, उसका टाइप्स कितने हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप समझ जाओ रिसर्च आपको पूरा समझ में आ गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके 4-5 जो हमारे टॉपिक हैं वो कवर हो जाएंगे। मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटी, ये इसी में आ जाते हैं टाइप्स में ही। ये अलग अलग वैसे दे रखी इन्होंने, क्वांटिटेटिव मेथड क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, इसके साथ आप कंपैरिजन करके दोनों में रिलेट करके चीज़ों को पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगे। फिर स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, स्टेप दे देंगे, कहेंगे कि इसको स्टेप में लगाओ, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमारे क्रोनोलॉजी बेस्ड। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट और स्टाइल क्या है, जैसे कि APS स्टाइल पूछ लेगा कि इसको APS स्टाइल में कैसे लगाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, रिसर्च में आप ICT टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लेगरिज्म के लिए हम कौन से टूल यूज करते हैं, तो अलग अलग डाटा कलेक्शन के लिए तो उनका पता होना चाहिए। और रिसर्च एथिक्स, जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है कि प्लेगरिज्म क्या होता है, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए हमें,
तो एथिक्स ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सभी के सभी टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। कई टॉपिक ऐसे हैं जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो, जिसके जो सिलेबस में मेंशन नहीं होते वो भी पूछे जाते हैं, जो आपको अपनी समझ से करने होते हैं। तो ये मत समझना कि वो कहाँ से आ गई, सिलेबस तो करना ही है, साथ में आपको उससे रिलेटेड जो भी बन सकता है वो भी आपको करना है। फिर कंप्रिहेंसिव, जो कि हमने बताया कि एक पैसेज दे देंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछेंगे और पैसेज को पढ़ के आपको उनका आंसर देना। ये तो हर बच्चे के होने चाहिए, बस इसमें आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है कि जल्दी से जल्दी आप कैसे क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचे। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कि आपको कैसे सोल्व करना है पेपर में। फिर हमारी 4th यूनिट है कम्युनिकेशन, जो बहुत ही छोटी सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, जहाँ से आप स्कोर हाई कर सकते हो। कम्युनिकेशन क्या है, उसके मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके करैक्टरिस्टिक क्या है, ये पढ़ना आपको। एक टॉपिक हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे कि वर्बल और नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधाएं आती हैं ये होना चाहिए। और मास मीडिया एंड सोसाइटी, जो भी हमारी मास मीडिया उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना। मास मीडिया हमसे पूछा जाता है, वो सोशल मीडिया आ गया, हमारा न्यूज़पेपर, तो आप सब वे सब चीज़ आपको इसमें कवर करनी है। फिर है हमारी 5th यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसको बहुत सारे बच्चों का डर लगता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। टाइप्स ऑफ रीजनिंग आएंगे, जैसे कि ABCD वाला आ जाएगा कि बताओ ये लगाना आ जाएगा, उसमें बहुत ही नॉर्मल जो रीजनिंग होती है वो आती है। 5th में से देखो 3 क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैथ के आ जाएं, 2 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ जाएं। रीजनिंग के जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप, ये बस इतने ही टॉपिक आएंगे। इसके बाद आएगा हमारा मैथमेटिकल, जिसमें फ्रैक्शन जो हमारी भिन्न होती हैं, जैसे कि 5/8, 9/4, 10/11, तो इन सब को क्रोनोलॉजी मतलब डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाना जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस रेशो से आएगा, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट या एवरेज। तो बस इतने से टॉपिक हमें यही करने होते हैं, यहाँ से ना जाके यहाँ से। तो हमारा मैथमेटिकल में सिर्फ यही आता है इस यूनिट से। नेक्स्ट हमारी लॉजिकल रीजनिंग, जो कि अभी NTA की बहुत ही फेवरेट है, थोड़ी सी बड़ी भी यूनिट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारी दिक्कत होती है, लेकिन अगर एक बार आपको समझ आ गई तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन, एक भी नंबर कट नहीं होगा। आप कहोगे तो हम इसको बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ आपको करवा देंगे। लॉजिकल रीजनिंग में क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मूड एंड फिगर क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी फेवरेट है ये, यहाँ से 1-2 फैलेसी हर आपको शिफ्ट में मिलेगी। यूज ऑफ लैंग्वेज, कोनोटेशन एंड डिनोटेशन ऑफ टर्म, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट NTA का टॉपिक है। इवेलुएट डिस्गाइंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग से क्वेश्चन बनेगा, एनालॉजीज से बनेगा, वेन डायग्राम अभी कुछ शिफ्ट से पूछा नहीं जा रहा है, 1-2 टर्म से, सिंपल एंड मल्टीपल, यूज ऑफ इस्टेब्लिश वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट, लेकिन ये नहीं है कि पूछा नहीं जाएगा, आगे भी आपको ये ज़रूर करना है। जो दे रखा है सिलेबस में वो आपको 100% कवर करना है। फिर हमारा आता है लॉजिकल रीजनिंग थी, फिर इसमें हमारा पार्ट है इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक से आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मीन्स ऑफ नॉलेज क्या है, ज्ञान का क्या होता है, प्रमाण क्या होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति एंड अनुपलब्धि, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान, रिफरेंसेज, व्याप्ति क्या है, हेतवाभास से भी हर बार क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारी लॉजिकल रीजनिंग है, जो कि आपको जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या होते हैं ये हेतवाभास, अनुपलब्धि, ये टर्म ही ऐसी हैं, लेकिन एक बार आप समझ जाओगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहता है ये, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारी है डाटा इंटरप्रेशन, जो हमने बताया था कि एक DI आता है जिसमें टेबल बेस भी आ सकता है, उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे जो आपको सोल्व करने हैं, जिसमें आपको डाटा दिया जाएगा, सोर्स और क्वालिफिकेशन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटी दोनों हो सकता है। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जैसे कि कोई भी चार्ट दे देंगे, ऐसे दे देंगे कि इतने बच्चे हैं, उन्होंने हिंदी इंग्लिश में इतने नंबर किए ऐसे, तो वहाँ से आपको करने हैं। डाटा इंटरप्रेशन, डाटा को आपको एनालाइज करना आना चाहिए। फिर हमारी है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में, क्योंकि अभी AI का ज़माना है और हर जगह हमारी जो इंटरनेट के प्रति एक्सेस बढ़ रही है। हर कोई इंटरनेट पर आ रहा है और हर चीज़ में इंटरनेट बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ICT के लिए हमें जनरल ऑब्जर्वेशन एंड टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए कि जो इसकी फुल फॉर्म हो, जैसे कि PDF की फुल फॉर्म आ जाएगी। तो आपको जितनी इम्पोर्टेंट है उन सब का पता होना चाहिए टर्म का। बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। डिजिटल इंसेंटिव इन हायर एजुकेशन में जो भी डिजिटल इंसेंटिव आए हैं उन सब का पता होना चाहिए। ICT एंड गवर्नेंस का आपको पता होना चाहिए। छोटा सा सिलेबस है लेकिन बहुत ही बड़ा है, ये दिखने में छोटा लग रहा है। फिर है हमारी 9th यूनिट, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसमें बच्चे बहुत डर लगता है बच्चों को, लेकिन इसमें 4-5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं। तो आप उन टॉपिक को भी कर लोगे तो भी अच्छा है। फर्स्ट हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्या है? मिनिमम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सस्टेनेबल गोल्स को क्रोनोलॉजी में लगा दो या फिर मीनिंग पूछ लेंगे उनका। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोजेनिक एक्टिविटी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट इशू क्या है? जैसे कि लोकल, रीजनल, ग्लोबल, एयर पोल्यूशन कैसे होता है, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, जितने पोल्यूशन के टाइप हैं सब आपको करने हैं। फिर क्लाइमेट चेंज क्या होता है और उसका क्या इफेक्ट होता है सोशियो और इकोनॉमिक पे, वे सब आपको करना है। फिर आते हैं हमारे इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ पे, क्या इफेक्ट होता है उनका। नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सोलर, विंड, सोयल, हाइड्रो, जियोमेट्रिक, जितने भी एनर्जी रिसोर्स उन सबको करना है। फिर नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर, जो कि हमारी त्रासदी आई हुई हैं उन सबको करना, जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा, इन सब को करना। इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि जो कि प्रोटोकॉल बने उन सबको करना है हमें, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल रियो समिट, मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, इन सब को जो आए हुए हैं उन सब प्रोटोकॉल को आपको पता होना चाहिए कि कब आए और उनका एम क्या है। फिर है हमारी लास्ट यूनिट, हायर एजुकेशन सिस्टम। हम हायर एजुकेशन सिस्टम में पहुंच गए हैं क्योंकि हमें इसी को टीचिंग करना है और यही हमारी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हायर एजुकेशन में कौन सी बॉडीज़ काम करती हैं। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एनसाइंट इंडिया, जो हमारी एनसाइंट इंडिया थी उसके समय हमारा जो शिक्षा की पद्धति थी वो कैसी थी। वैल्यूएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस, और हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमारी शिक्षा कैसी है। ओरिएंटल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, जो कि लर्निंग प्रोग्राम उनको देखना। प्रोफेशनल, टेक्निकल, स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब कि जो हमारा हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी पोर्शन हम सबको उसमें कवर करना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि यूनिवर्सिटी कौन सी हैं, एनसाइंट वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी है, कब स्टैब्लिश हुई थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको इसमें कवर करना है। फिर इसने कुछ नोट दे रखा है कि 5 क्वेश्चन इज कैरिंग 2 मार्क्स आर टू सेट फ्रॉम इस मॉड्यूल, कि हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर यूनिट से, उसके 2 मार्क्स होंगे। व्हेन आवर ग्राफिक pictorial question are set for sighted candidate, a passage followed by equal number of question and weightage by set for visual impaired candidates। तो आप सबको ये हमारा सिलेबस था UGC नेट पेपर फर्स्ट का। तो आप जब आपको अगर समझ में आ गया तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी यूनिट के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर विजिट करें। और अगर आपको चाहते हैं कि हम आपको कोई सी यूनिट है जो करवाएं तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें और अदर स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहें, पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।